start with a new topic that is the peculiarities of industrial growth. अभी हम लोगों ने क्या सीन समझा था कि वर्कर्स आए, वर्कर्स ने काम करना स्टार्ट करा, पूरे वर्कर्स की क्या क्या प्रॉब्लम थी वो सारी चीज डिस्कस करी, जो कि इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बने उनके बारे में डिस्कस करा और कैसे वर्क के लिए लोग वहां पर जाते थे और किस तरीके से उनको जॉब मिलता था, वो सारी चीज पढ़ी। अब क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर ऐसा क्या बेनिफिट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को मिला, तो उन्होंने बताया कि क्या पर्कुलरिटीज हुई, पेक्युलरिटीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमको देखने को। ठीक है, जो यूरोपीय, मैंने तुम लोगों ने इनिशियली भी बताया, ये इसके पहले वाले टॉपिक पे भी हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते जा रहे हैं कि जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज हैं ये लोग सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ही इंटरेस्ट होते थे, मतलब इंटरेस्टेड रहते थे। तो क्या करते थे, जिन चीज में ये इंटरेस्टेड होते थे ये सिर्फ उनकी ही डीलिंग करते थे। लाइक जैसे उन्होंने टी और कॉफी, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई टी और कॉफी जनरली लेकर ही कौन आया, ब्रिटिशर्स लेकर आए, हमारे इंडिया में तो इस चीज का चलन नहीं था। तो ये उन्होंने क्या करा, टी और कॉफी प्लांटेशन वहां पर स्टैब्लिश करने लगे। ठीक है, क्योंकि क्या करते थे ये लोग कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो भी तो नहीं की ब्रिटिशर्स की, तो ये क्या करते थे उनसे चीप रेट्स के अंदर लैंड ले लेते थे, वहां पर इधर टी और प्लांटेशन करते थे या फिर माइनिंग करते थे। इंडिगो बहुत पॉपुलरली सभी लोग को पता है, तो जनरली क्या करते थे, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत थी उनके मार्केट्स के अंदर। ठीक है, उनको कलर करना है तो वो यहाँ से लेकर जाते थे, और वहां पर भी सिंथेटिक कलर्स थे नहीं, तो लोग इसी तरीके से क्या करते थे, डील करते थे और इंडिया के अंदर अपना क्या करते थे, मार्केट को स्टैब्लिश करने लग जाते थे। यहीं से अब क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल भी एक्सट्रैक्ट करते थे, यहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर ट्रेड भी कर रहे हैं। ठीक है, और जनरली क्या होता है, देखो ना, मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड प्राइमरली फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। ठीक है, ये लोग बनाते ही नहीं थे इंडियन के, इंडिया मतलब यहाँ पर उसको बेच सके, ये लोगों का प्राइम मोटिव ही क्या था, सीधे उसको बाहर बेचते, यहाँ थोड़ा बहुत रहता था। तो वो सेल्फ कंजम्पशन, मतलब जो ब्रिटिश जो पीपल थे यहाँ पर, जो लोग उनके साथ रहते थे उन्हीं लोगों के लिए करते थे, या तो इन फेवर कर देते थे उनके जो भी, क्योंकि जो लोग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो ये लोग जनरली एक्सटर्नल ट्रेड के लिए यहाँ पर से क्या करते थे, करते थे। और मैंने पहले भी बताया कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जैसे हम लोगों ने अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, इन्होंने क्या दिमाग लगाया था, इन्होंने उन चीज में डील करना स्टार्ट करा जिन चीज में ब्रिटिशर्स काम नहीं करते थे, जो मैनचेस्टर गुड्स को कंपटीशन ही नहीं दे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, दे अवॉइडेड द कॉम्पिटिंग विद द मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। तो ब्रिटिशर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि भैया हमको उनको कॉम्पिटिशन ही नहीं दे रहे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर से उसको, जैसे मैंने तुमको यान का भी एग्जाम्पल दिया था ना, सिंस यान वॉज नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो ये लोग क्या करते थे, कॉटन मिल्स के अंदर ये लोग यान बनाने लगे, थ्रेड बनाने लगे रेदर देन दी फैब्रिक। ठीक है, कॉटन जो यान से उन्होंने बताया ना कि थ्रेड बना रहे, तो ये लोग वो थ्रेड बना रहे हैं रादर देन दी फैब्रिक, और उनको कोई लेना देना नहीं भी, वो बोलेंगे ठीक है भाई तुमको हम थ्रेड दे देते हैं, तुमको भी कॉटन चाहिए, तुमको भी आगे कहीं ना कहीं मिल बनाने, जो थ्रेड वो बनाना है, सॉरी क्लॉथ बनाना है, तो तुमको थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी, तुम वो हमसे ले लेना। तो ये क्या करते थे, बहुत बहुत प्यार से क्या करते थे, अपने निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना जाते हुए क्या करते थे, अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करते थे। ठीक है, और अगर इंडिया से इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया कि अगर इंपोर्ट होता भी था तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल उन लोग को चाहिए रहता था, तो इतना दिमाग लगाते ही नहीं थे कि ठीक है भाई जो नॉर्मल क्वालिटी का माल है वो तुम लोग बना लो, हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करने लगे ये लोग ने, यहाँ पर इंडिया के अंदर यान बनाना, मतलब जो थ्रेड बनाना स्टार्ट करा। फिर ये जो थ्रेड था ये बात के अंदर हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे इन्होंने स्टैब्लिश करना स्टार्ट करा। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनको एक्सपोर्ट करने लगे चाइना के अंदर। तो इनिशियली क्या हुआ, ये चीजें देखने लगी हम लोग को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया है वो किस तरीके से पैर फंसारने लगा था। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बनने लग गए, जो अपने जो क्या बोलते हैं, अपने ग्रुप्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। क्या होते बहुत सारे जो अपन लोग अर्ली एंटरप्रेन्योर्स की बात करी थी ना, तो ये अर्ली एंटरप्रेन्योर्स क्या करते थे, इनका एक विजन, लॉन्ग टर्म विजन रखते थे। ठीक है, इनको विजनरी क्यों बोला गया, जो इंडियन जो जिनको पायनियर बोला जाता है इंडियन इंडस्ट्रीज का, तो ये इनको इतना लॉन्ग टर्म विजनरी क्यों बोलते थे, क्योंकि इनका एक विजन था कि ये इंडिया को एक ऐसा मार्केट बनाए जो कि विच इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस ओनली। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को डोमिनेट करते, दे ऑल्सो वांट अ एरिया जहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज रहे, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है, जो धीरे धीरे अचीव उनको क्या करना था, धीरे धीरे उस चीज को आगे जाना ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्या करते, इन लोग को डोमिनेट करे थे। तो देखो उन्होंने उस चीज के लिए बहुत बेसिक तरीके से क्या करने लगा,
स्टार्ट करने लगे। देखो इन चीज़ों से हमको प्रेजेंट के बारे में भी सीखना चाहिए कि अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म विजन अचीव करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उस लॉन्ग टर्म विजन को जंप नहीं करूं, मैं क्या करूं, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स लूं, जिन स्टेप से मैं वो लॉन्ग टर्म विजन को मेरा अचीव कर सकूंगा। तो देखो यहां पर उन्होंने ये बताया। अब क्या हुआ, जब ये लोग क्या करते थे, इंडियन यान को कहां पर, चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे थे, चाइना में, जापान के अंदर, तो अच्छा काम चल रहा था। लेकिन पॉइंट क्या हुआ कि वहां पर भी अब चाइना जापान में भी तो इंडस्ट्रीज आएगी ना, तो जैसे ही चाइना जापान में इंडस्ट्रीज आई तो उनके मार्केट के अंदर उनका प्रोडक्ट आने लगा, तो इंडिया के प्रोडक्ट्स अब वहां पर जाने नहीं लगे। तो अब इंडियन ट्रेडर्स ने क्या करा, अब धीरे धीरे क्या करने लगे, उन लोगों ने प्रोडक्शन पे शिफ्ट करने लगे, क्लॉथ के प्रोडक्शन पे, ठीक है। अभी तक ये लोग कर ही नहीं रहे थे। देखो 1900 से 1912 तक हमारे इंडिया के अंदर कॉटन जो पीस का प्रोडक्शन था वो भी डबल होने लगा। यानी अब हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, धीरे धीरे क्या कर रहे थे, कॉटन, पहले क्या हम लोगों ने बोला, हम यार्न थ्रेड बनाएंगे, हम नॉर्मल चीजों पे डील करेंगे। फिर धीरे 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 इन्होंने क्या करा, अपना नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया, ये लोग अब क्या करें, क्लॉथ का पीस भी बनाने लग गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इन्होंने पीस बनाना स्टार्ट करा, हम लोग कब की बात करिए, 1900 से हम लोगों ने 1914 तक देखा कि भाई इस फेज में क्या हुआ था। देखो यहाँ पर 1912 तक तो पहली बात डबल हो गया प्रोडक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे 1906 के अंदर एक वो पॉइंट पड़ा, ईयर्स याद रखना कि किन किन ईयर्स के अंदर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। फर्स्ट डिकेड पढ़ा हम लोगों ने इनका, किसका, कि फर्स्ट डिकेड के अंदर इंडियन इंडस्ट्री, मतलब 10 साल के अंदर हम लोग को ये चीजें देखने को मिली। अभी कहाँ पर बात चल रही, अब भी कुछ 1912 तक, 1912 1914 के आसपास लर्न कर लेना। हम 1912 तक आ गए, यहाँ तक हम लोगों ने अब क्या करना है, कॉटन बनाना, मतलब कॉटन से क्लॉथ पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। और 1912 के कुछ थोड़े से ही साल बाद तो क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर हो गया था। वर्ल्ड वॉर कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लोग को पता है 14 से 18 तक चला। तो जब 14 के अंदर वर्ल्ड वॉर आया तो अब क्या हुआ, जो जितने भी हम लोग को भी रूल कौन करते थे, ब्रिटिशर्स, इन्होंने भी वहीं पर लड़ाई हुई। तो अब ये लोग ने शिफ्ट कर दिया अपना प्रोडक्शन फ्रॉम नॉर्मल जो नेसेसिटी पे या जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते थे उसकी जगह भी शिफ्ट क्या पे कर दी, अब लोगों ने वॉर टाइम गुड्स बनाने लगे, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या करा, आर्मी की जो नीड्स के लिए गुड्स थे अब उन्होंने वो क्या करने लग गए, वो प्रोड्यूस करने लगे। और इंडिया के अंदर अब क्या हो गया, जो मैनचेस्टर गुड्स थे उनका इंपोर्ट भी कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि मैनचेस्टर के अंदर वो गुड ही नहीं बन रहे जो इंडिया के अंदर उनको लगाना पड़ेंगे। तो वे क्या करते थे, मैनचेस्टर में भी तो वही गुड्स बना रहे हैं ना जो वॉर टाइम को सस्टेन करने के काम आए या उनको वहां पर लड़ने में मदद करे, ठीक है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही है और वो बना ही क्या रहे, वो गुड्स बना रहे जो उनको वॉर के अंदर मदद करे, ठीक है। इवन लॉन्ग वर्किंग आवर्स और बढ़ाते गए, नई नई फैक्ट्रीज और स्टैब्लिश करने लगे, ताकि क्या होगा, जो भी आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे बूट लेदर के शूज की रिक्वायरमेंट है, आर्मी की ड्रेस है, ये जो हॉर्स के ऊपर जो भी इनके कैटल्स हैं उनके ऊपर शेडल लगाने रहता है, ठीक है, तो ये बनाने लगे, टेंट, ठीक है। इवन ये फैक्ट्रीज के अंदर नॉर्मली आर्म्स एम्युनिशन, तो ये चीजें जब बनने लगी ना तो इनका जो ध्यान था, वो जो दिमाग लगाते थे कि वो अपनी कॉलोनीज को डोमिनेट करेंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट मोटिव, ये सारी चीजें हटके वो कहां पर वॉर में चले गए। और यही वो टाइम रहा 1914 से 1918 तक का, जब जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने क्या बोला कि ये लोग धीरे धीरे पैर फंसाते थे और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली इन्होंने क्या करा, मौके पे चौका की जगह छक्का ही मार दिया। अब यहां पर इन्होंने जो छक्का मारा उस केस में इनको क्या बेनिफिट मिला कि जैसे उन्होंने बोला कि ओल्ड जो, ये उनकी बात चल रही, ठीक है, कि जो वहां पर नई सेटअप भी होने लगी और जो पुरानी थी वो भी मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर काम करने लगे, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही। क्यों, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब इन्होंने वॉर टाइम में गुड्स प्रोड्यूस करा तो हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने छक्का मारा है। तब उन्होंने कैसा छक्का मारा, यहाँ का मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है, रीकैप्चर कर लिया ऐसा समझ लो। क्योंकि पहले क्या करके गए थे, पूरा डोमिनेट कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, और इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स के पास या इंडिया के लोगों के पास पैसा नहीं था। बट अब तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने क्या कर लिया, ट्रेड कर करके पैसा कमा लिया। उनको हम लोग बोल रहे थे ना जूनियर प्लेयर्स का रोल करके, तो उन्होंने पैसा कमा लिया। जैसे ही उन्होंने पैसा कमा और ये लोग, उनका ध्यान कहीं भटका, यहाँ पर उन्होंने फटाफट पेस से डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा, इंडस्ट्रीज बनाए, फटाफट आउटपुट के रिक्वायरमेंट, मतलब जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया और मार्केट के अंदर भी फ्लडेड विद द इंडियन प्रोडक्ट्स। अब जैसे ही वो मार्केट के अंदर आया, आसपास के एरियाज में इंडिया के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। अब ये कभी भी उसके बाद क्या हो गया, उन लोगों का जो ब्रिटेन का मार्केट था वो ड्रामेटिकली कोलैप्स हुआ
और इंडिया का मार्केट जो था वो क्या हुआ, वहां से बढ़ा। तो इंडिया ने जो एक्सटर्नल मार्केट खोया था वो भी अब धीरे धीरे लोग गेन करने लगा, रिकैप्चर, और डोमेस्टिक मार्केट को भी हम उन्होंने क्या कर लिया अच्छी तरह। और इस तरीके से उन्होंने बनाया कि अब फॉरेन मार्केट कभी भी इनको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाया, इनको वापस रिकैप्चर नहीं कर पाया। तो ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो वो हमारे इंडिया के पार्ट से, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि भैया वर्ल्ड वॉर जब बात, तो वर्ल्ड वॉर के कारण, क्योंकि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे वॉर के अंदर, तो हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन इसी का दूसरा पहलू हम लोगों ने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि यहाँ वाले ही फेज में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत हाई पेस से डेवलपमेंट करा और इंडिया मार्केट को वापस एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर लेकर आ गए। ठीक है, नाउ दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे प्रीडोमिनेट करने लगी, बात समझना कि जब हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो जो छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे तो इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ऑपरेट करने देते ही नहीं थे। तो जो इंडस्ट्रीज छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही ना, वो लोग भी इन्हीं चीजों का बेनिफिट उठा के मार्केट के अंदर क्या करने लगे थे, अपने आप को ग्रो करने लगे थे। ठीक है, ये मार्केट के अंदर एक छोटी इकोनॉमी का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉइंट ये था कि ये लोग ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते थे। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911 वर लोकेटेड। और ये जो इंडस्ट्रीज थी, देखो उन्होंने बताया बंगाल और बॉम्बे के अंदर ही थी। इनिशियली बड़ी इंडस्ट्रीज भी वहीं देखने को मिल रही है और छोटी इंडस्ट्रीज भी तुमको कहां देखने को मिल रही है, बंगाल बॉम्बे के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर क्या होता था जनरली, क्या हुआ, वो जो वर्कर्स, उन्होंने बताया कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स है, वहां पर बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर रहता था। बाकी जो लेबर्स है वो कहां पर, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में इंडल्स है। देखो उन्होंने क्या बताया कि जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज है वहां पर तो 5% 11 के अंदर और 10% 31 तक, मतलब एक छोटा प्रोपोर्शन ही कहां पर एम्प्लॉयड है, बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर। तो जो बाकी जो वर्कर्स है, अबाउट, देखो इस केस में जाऊंगा तो अबाउट 95%, इस केस में जाऊंगा तो अबाउट 90%, तो समवेयर बिटवीन 90 to 95% जो वर्कर्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, दे वर एम्प्लॉयड इन दी स्मॉल स्केल सेगमेंट। ठीक है, तो अब जब स्मॉल स्केल, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में समझ लो, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर भी क्या हुआ, अब जो वर्कर ज्यादा इंडल्स हैं, इन लोग के पास लार्ज स्केल के अंदर एक क्वेश्चन तुम लोग दिमाग में सोचो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में सर ज्यादा वर्कर्स क्यों इंडल्स नहीं थे, बिकॉज वो लोग प्रोडक्शन किसके थ्रू करते थे, वो मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करते थे। अब जब वो मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करते थे तब क्या हुआ, उनको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है दे डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपिटल, तो दे यूज टू गेट प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, मतलब वहां पर वो हैंड लेबर को यूज प्रेफर करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑल्दो आउटपुट के टर्म्स के अंदर, जब मैं प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में देखूं तो हो सकता है जो मशीन बेस्ड फैक्ट्रीज है वहां पर आउटपुट ज्यादा हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आउटपुट ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर भी लोग ज्यादा है तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन होता था। ठीक है, और ये लोग भी सस्टेन कर रहे थे, ऐसा नहीं, उन्होंने भी देखा, हम लोगों ने वहां पर भी देखा था ना कि उन्होंने छोटे मोटे डेवलपमेंट करके, जैसे हम लोगों को एक एग्जांपल दिया था वो फर्नीचर वाले का, ठीक है, वो ड्रिल, वो उससे करने के बजाय खील, और उसके बजाय क्या कर रहा था, उन्होंने कुछ टूल्स बना लिए थे। ठीक है, जैसे रस्सी लगा के हमने देखा था ना, तो टूल्स लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पर अब इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, तो इनकी भी ग्रोथ स्टेगनेंट ना रहते हुए इन्होंने भी थोड़े बहुत डेवलपमेंट करे, किस सेगमेंट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि देखो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 1900 से 1940 तक एक्सपैंड भी हुई। ठीक है, लाइक हैंडलूम इंडस्ट्रीज, देखो जिस तरीके से यहाँ पर भी अब लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फर्दर छोटे मोटे, जो पहले अब ये लोग हाथ से वीविंग करने वाला काम करते हैं, थोड़े से टूल्स मॉडर्नाइज कर लिए। ठीक है, मशीन्स नहीं लगाई, स्टीम इंजन्स नहीं लगाए, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ इन्होंने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अपने आप को ग्रो कर लिया। हैंडीक्राफ्ट पीपल अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, यहाँ पर इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी लगाई जिससे उनका प्रोडक्शन ज्यादा कॉस्ट लगाने के मतलब ज्यादा जब कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्रीज में मुझे मशीन्स लगाना तो ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली, तो रादर देन गोइंग फॉर द कॉस्टली मेथड दे स्टार्टेड कि भाई मैं थोड़ी बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी लगा लूँ जो मुझे कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्टिविटी में मेरे को एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल जाए। ठीक है, सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी इन्होंने क्या करा, वीवर्स ने लूम्स विद फ्लाई शटल, फ्लाई शटल्स का यूज करने लगे। देखो ये कुछ इस तरीके से फ्लाई शटल होती है। अब ये फ्लाई शटल्स की मदद से यहाँ पर इन्होंने कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करा। ठीक है, अब पहले जो हाथ से काम कर रहे थे, हथकरघा वाला चीज चला रहे थे, यहाँ पर फ्लाई शटल्स लगा ली, ताकि क्या हो रहा है, अब मेहनत
कम लग रही है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। By 1941, 35% ऑफ हैंडलूम्स इन इंडिया वर फिटेड विद द फ्लैश शटल्स, ठीक है। जैसे तो इतनी सारी जो अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी हाथ से काम नहीं हो रहा है, इवन आज भी वी आर इन 2022, आज भी काम किससे हो रहा है, हाथ से हो रहा है, आज भी हथकरघा से हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आज भी मार्केट में सस्टेन कर रही है। इवन जो हमारे इंडिया के भी जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो लोग अपर मिडिल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, रिच सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं हैंडीक्राफ्ट product because handicraft product is of fine quality number one and handicraft product is specially designed, ठीक है। तो क्या करते थे इंडिया के लोग, अभी भी किस पे डिपेंड कर रहे थे, जब अगर आज भी 22 के अंदर भी लोगों ने हैंडीक्राफ्ट बना रहे होंगे तो भाई पूरा तो उस वक्त भी खत्म नहीं हुआ होगा। तो बात कहती करिए अभी भी 35%, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर क्या हो गया, इंडस्ट्रीज के अंदर अब क्या लग गया, फ्लैश शटल्स लग गए, जिससे क्या हो रहा है वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जैसे उन्होंने बताया त्रावणकोर के अंदर, मद्रास के अंदर, मैसूर, कोचीन, बंगाल, यहाँ पर तो इवन 70 to 80% तक की इंडस्ट्रीज में क्या हो चुका था, फ्लैश शटल्स लग गई थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, उन्होंने भी अपने आप को डेवलप करा और अपने आप की प्रोसेस को, ग्रोथ को स्टेगनेंट ना रखते हुए इंक्रीज कर ली, ठीक है। There were several other small innovations that helped weavers to improve their productivity and compete with the mill sector. पॉइंट क्या है कि अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जैसे अपने एग्जाम्पल में तुम लोग बताया था कि वो रस्सी से उन्होंने ड्रिल करने का एक नया तरीका बना लिया, तो इन्होंने थोड़े बहुत अपने डेवलपमेंट करते गए हर सेक्टर में। जैसे अभी मैंने तुमको फ्लैश शटल्स बताया कि सर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हो गया, ठीक है। मैंने उस वक्त एग्जाम्पल दिया था जो फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर काम करा था। तो ऐसे छोटे मोटे डेवलपमेंट्स किस सेक्टर में होते गए, हर सेक्टर में होते गए। अब जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल हम लोग जनरली समझते हैं कि जैसे जो दूध वाले हैं, ठीक है, क्या होते थे, अभी समझो कि पहले दूध वाले के जनरली में देखते थे ना, साइकिल से वो दूध डिलीवर करने जाते थे पूरे मार्केट के अंदर। अब जब साइकिल से डिलीवर करने जाते थे तो क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पूरे एंटायर मार्केट को कैप्चर करने में, इवन ये लार्ज एरिया भी टारगेट नहीं कर पाते थे। तो अब इन्होंने क्या करा, साइकिल से जो दूध देने वाले थे, अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने कॉस्ट पुश करके क्या में लगा दी, साइकिल खरीदने के बजाय अब क्या करने लगे इन्होंने, यहाँ पर अब बाइसिकल खरीदने लगे। बाइसिकल खरीदने से क्या हो गया कि एक तो इनको मेहनत कम लगी, ठीक है, प्लस ये जो एरिया पहले साइकिल से जितना जा पाते थे, जो एरिया के अंदर ट्रेवल करते थे, अब उस एरिया की जगह इन्होंने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दिया, ठीक है। सेम टाइम में भी ज्यादा करते, इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, इस केस में उन लोगों को क्या हो गया, पैसे भी मिल रहे हैं। तो यही चीज हुआ, हर सेक्टर के अंदर छोटे मोटे इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हुए जो कि कॉस्ट फ्रेंडली थे, इनकी कॉस्ट कम लगती थी और इनको आउटपुट क्या होता था, ज्यादा मिलता था। इस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हुआ, स्मॉल सेक्टर वाले लोग भी कॉम्पीट करने लग गए, जो मशीन एकदम डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये एटलीस्ट अपने आप को स्टेबल रख पाते थे, किसके कंपैरिजन में, जो मिल्स है उनके कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। और certain groups of weavers were in the better position than others to survive the competition with the mill industries, ठीक है। weavers and other craft people who continued to expand the production through the 20th century did not necessarily prosper। पॉइंट यहाँ पर भी समझ में आया, लेकिन इन्होंने क्या, अब यहाँ पर बात समझना कि ऐसा नहीं है कि ये लोग डेवलपमेंट कर रहे थे तो इनका भी पर्सनल ग्रोथ हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट के वीवर्स थे, वर्कर्स थे, जिनका इतना ग्रोथ नहीं देखने पा रहा था, डिस्पाइट ऑफ लाइक कि ये लोग पूरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स रखते थे अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, अपनी पूरी फैमिली, ठीक है, सारे बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग फर्दर प्रोडक्शन के अंदर डील करते थे, जैसे दिख रहा है, पूरे बेचारे परिवार के परिवार लोग लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल ये जो वीवर्स थे ये इतना प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? बिकॉज इन लोगों को कंपटीशन मिल रहा था, राइट, किससे, जो मशीन मेड गुड्स है। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करा और उस पोजीशन के अंदर आए कि एटलीस्ट इन लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम लोग जैसे बोले ना कि कुछ लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा था, लोग सस्टेन कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग, जो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, वो लोग इस चीज के अंदर आए, ठीक है। So that's it for this topic. Next topic is the market for goods that we'll cover in the next video. Thank you so much.